हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति रहती है। तो इससे पहले हमने देखा था कि गुप्त काल में उत्तराखंड में क्या क्या होता है। ठीक है, करतरपुर राज्य से किस प्रकार से गुप्त वंश के शासकों का युद्ध होता है। ठीक है, तो उस क्रम में हमने देखा था यहाँ पर समुद्रगुप्त यहाँ पर आई छत्र बरेली वाले क्षेत्र को जीतते हुए योद्धाओं को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड आता है यहाँ पर और करतरपुर के राजा से युद्ध लड़ता है और उस राजा को मार देता है। और जो ये सारी कहानी है वो है 250 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा था हमारा गुप्त वंश। अब 550 ईस्वी के बाद क्या होता है, ठीक है, 550 ईस्वी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 550 ईस्वी के बाद जब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो उस समय कुछ नए नए वंश यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं, जिसका प्रभाव उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत की क्या स्थिति रहती है 550 ईस्वी के बाद। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर गुप्त साम्राज्य खत्म होता है उसके बाद हम देखेंगे भारत की स्थिति। तो गुप्तों के पतन के बाद टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। नए नए वंश यहाँ पर उभर कर आते हैं जैसे ही गुप्त साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में देखिए वल्लभी का एक मैत्रक वंश है, ये यहाँ पर निकल कर सामने आता है, जिसकी स्थापना किसने करी थी, भट्टारक ने करी थी। तो ये हमारे लिए उत्तराखंड के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि एकदम भारत का मैंने मैप बना दिया है, भारत के इतिहास में चले गया हूँ। तो ये भारत का इतिहास भी आपके काम ही आएगा। ठीक है, तो ये भारत का प्राचीन इतिहास है। तो यहाँ पर वल्लभी का जो मैत्रक वंश है, इसकी स्थापना किसने करी है, भट्टारक ने करी है। ये है कब की बात, गुप्तों के पतन के बाद 550 ईस्वी के बाद भारत का जो नक्शा था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कनेक्शन हम कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जोड़ेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मालवा में कौन है, यशोधर्मन। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यशोधर्मन, भी आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा। ठीक है, मंदसौर अभिलेख और काफ़ी पराक्रमी शासक हुआ करता था। इसके बाद एक वंश है यहाँ पर देखिए थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति किनके दरबार में था, गुप्तों के दरबार में एक सामंत के रूप में काम करता था। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य अपने अंतिम समय में था, अर्थात कमजोर होने लग गया था, तो इसने क्या किया, इस पुष्यभूति ने एक पुष्यभूति वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पर, थानेश्वर। और ये थानेश्वर कहाँ है, आपके हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में जो थानेश्वर वंश की स्थापना करी है वो किसने करी है, पुष्यभूति ने करी। और इसी वंश में आगे चलकर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तराखंड से रहेगा। इसके बाद हम देखिए कन्नौज। ठीक है, जिसको प्राचीन नाम हम कान्य कुब्ज नाम से भी जानते हैं, कन्नौज को। और यहाँ पे चल रहा था मौखरी वंश और यहाँ का शासक कौन था, ग्रह वर्मा। ठीक है, कौन है यहाँ का शासक, ग्रह वर्मा। ये लिखा भी मैंने यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ का शासक कौन है, कन्नौज के मौखरी वंश का शासक ग्रह वर्मा। यहाँ की बात करें अगर हम देवगुप्त, ठीक है, तो देवगुप्त कहाँ पर, मगध में है, तो उत्तर गुप्तकालीन ये शासक है। ठीक है, और एक हम बात करें यहाँ पर गौड़ वंश का शासक अशोक कह रहा हूँ, शशांक। ठीक है, तो बंगाल में गौड़ वंश चल रहा है और यहाँ का शासक कौन है, शशांक। और इस बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना भी किसी ने करी थी, इसी शशांक ने करी थी। और ये शैव धर्म को मानने वाला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्राचीन इतिहास से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो शैव धर्म को मानने वाला था, बौद्धों के प्रति काफी क्रूर स्वभाव रहा इसका। इसने बोधि वृक्ष को कटवा कर क्या कर दिया था, नदी गंगा नदी में फिकवा दिया था। तो कैसे कई फैक्ट हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो बौद्धों के प्रति काफी कड़ा रवैया अपनाया किसने, शशांक ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बौद्धों का विनाशक कहा जाता है। बौद्धों की कई मूर्तियां तुड़वा दी, कई विहार तुड़वा दिए, तो शशांक को क्या कहा जाता है, बौद्धों को विनाशक इसलिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्थिति देख ली हमने, कौन सा वंश कहाँ पे शासन कर रहा है। ठीक है, तो थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा। थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है और कन्नौज का जो मौखरी वंश है, इनका आपस में संबंध है, पारिवारिक संबंध है। देखिए पारिवारिक संबंध किस प्रकार से है, देखिए थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी है, पुष्यभूति ने। कुछ समय बाद यहाँ पर आगे आएगा एक राजा, कौन, प्रभाकर वर्मन। और इसके दो बेटे हैं, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। और एक है इसकी बेटी राजश्री, क्या नाम है, राजश्री। और इसका जो पति है वो है ग्रह वर्मा। और ये ग्रह वर्मा कहाँ का शासक है, इस मौखरी वंश का यहाँ पर शासक है। ठीक है, तो हो गया ना यहाँ पे संबंध। यानी हर्षवर्धन की जो बहन है राजश्री, ठीक है, उसकी शादी कहाँ हुई है, कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा के साथ हुई है। तो प्रभाकर वर्मन की पुत्री कह लीजिए या हर्षवर्धन राज्यवर्धन की बहन कह लीजिए। ठीक है, तो इसका विवाह यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर हुआ है तो इनसे काफ़ी अच्छे संबंध थे। ठीक है, इसके बाद क्या करता है देवगुप्त, ठीक है, ये देवगुप्त और ये शशांक मिलकर क्या करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ का शासक कौन है, ग्रह वर्मा। और इस ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं।
अब इस ग्रह वर्मा की हत्या हो जाएगी तो उसका प्रभाव थानेसर के पुष्य भूति वंश पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो यहाँ पर ग्रह वर्मा है, ठीक है, इसकी जो पत्नी है राजश्री, वो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है, प्रभाकर वर्मन की बेटी है, और ये तीनों की तीनों किस वंश से, यहाँ पर पुष्य भूति वंश से संबंधित है। अब यहाँ पर जैसे ही ग्रह वर्मा की हत्या हो जाएगी, कुछ समय बाद यहाँ पर प्रभाकर वर्मन की भी हत्या हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, राज्यवर्धन यहाँ पे जब राजा बनेगा थानेश्वर में, तो वो अटैक करेगा कन्नौज पर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि इस देवगुप्त ने और उस शशांक ने क्या किया था, जैसे ही ग्रह वर्मा की हत्या करी, इस ग्रह वर्मा की हत्या के बाद इसकी पत्नी जो राजश्री है, इसको यहाँ पर कन्नौज की जेल में डाल दिया था। तो उसके बाद जब यहाँ पर राज्यवर्धन राजा बनेगा तो क्या करेगा, कन्नौज पे आक्रमण करेगा। देवगुप्त को तो वो हरा देगा, लेकिन शशांक धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। इसके बाद हर्षवर्धन राजा बनता है और हर्षवर्धन फिर कन्नौज पे अटैक करेगा और कन्नौज को विजय भी कर लेगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या करेगा, कन्नौज पर विजय भी प्राप्त कर लेगा। अब इससे पहले इनकी राजधानी पुष्य भूतिवंशी कहाँ हुआ करती थी, थानेश्वर में हुआ करती थी, और राजधानी फिर इसने कहाँ लेके चली गई, कन्नौज लेके चली गई। और कन्नौज में किसको बैठा दिया, फिर अपनी बहन को बैठा दिया, राजश्री को। ठीक है, हालांकि शासन तो इसी ने चलाया, हर्षवर्धन ने, लेकिन यहाँ पर इसने ये जो कन्नौज का राज्य है अपनी बहन को सौंप दिया था। तो इसी हर्षवर्धन से हमारा उत्तराखंड का संबंध रहेगा। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन की अगर हम बात करें कहाँ की, साम्राज्य विस्तार की, तो ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया लगभग क्या था, लगभग इतना एरिया ये हर्षवर्धन का हुआ करता था। ठीक है, तो इतना एरिया जब हर्षवर्धन के अंतर्गत है, तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड भी हर्षवर्धन के अंतर्गत रहा होगा। ठीक है, अब उत्तराखंड में इस समय कौन सा वंश था, सबसे मेन बात हमारे लिए ये आएगी निकल कर कि उत्तराखंड में इस समय कौन सा वंश चल रहा था। क्या हर्षवर्धन के समय कोई उत्तराखंड में वंश था, क्या हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड में कोई स्वतंत्र राज्य क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, क्या ऐसी बात थी, कुछ ऐसी कहानी थी कि कोई स्वतंत्र वंश ना होके, स्वतंत्र राज्य ना होके हर्षवर्धन के अधीन रहा हो और हर्षवर्धन को बराबर टैक्स देता हो। तो कई प्रकार की यहाँ से कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हर्षवर्धन के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 606 से 647 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, 606 से 647 तक ये गद्दी पर बैठा। अब हमें तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, पौरव वंश के बारे में हम पढ़ेंगे आज अच्छे से। ठीक है, ये ब्रह्मपुर का पौरव वंश। ठीक है, साथ ही साथ कल्याण वर्मन का यहाँ पर राज्य है, सुवर्ण गोत्र यहाँ पर स्त्री राज्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैपिंग से क्लियर हो रही होगी कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक राज्य था, पर्वताकार राज्य जिसे कहा जाता था, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, ब्रह्मपुर में थी। ठीक है, एक राज्य यहाँ पर कल्याण वर्मन का था, और ये सुवर्ण गोत्र स्त्री राज्य था, ऐसा माना जाता है, यहाँ पर कोई स्त्री शासन करती थी। तो ये 600 ईस्वी की बात की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हर्षवर्धन बैठा गद्दी पर 606 से 647 तक। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर दिमाग में सोचनी होगी। ठीक है, पौरव वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, या पर्वताकार राज्य भी कहते हैं, पौरव वंश भी कहते हैं, इसे ब्रह्मपुर राज्य भी कहते हैं, तो इसके जो प्रारंभिक शासक थे वो हो सकता है कि हर्षवर्धन के क्या रहे हों, सामंत रहे हों। ठीक है, हर्षवर्धन के सामंत रहे हों। तो जब 606 ईस्वी में हर्षवर्धन यहाँ पर गद्दी पर बैठा, तो उसके कुछ समय बाद यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्वताकार राज्य की स्थापना हुई हो, और जो स्टार्टिंग के शासक थे वो क्या थे, स्वतंत्र ना होकर हर्षवर्धन के लिए काम करते थे और हर्षवर्धन को लगातार टैक्स देते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 647 ईस्वी में यहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु होगी, पर्वताकार राज्य के जो राजा रहे होंगे उन्होंने क्या कर लिया होगा, फिर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के हमें यहाँ पर दिमाग में क्लिक करनी होगी कहानी की, ऐसी संभावना हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक संभावना यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि जैसे ही यहाँ पर 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का, जब यहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद ही ये राज्य निकल कर आया हो उत्तराखंड में, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई हो। तो यहाँ पर इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक है, तो इतिहासकार इस बात पे वैसे ज़्यादा एक मत है कि हर्षवर्धन की मृत्यु जब 647 में हुई, उसके बाद ही यहाँ पर पर्वताकार राज्य निकल कर आता है। तो इतिहासकारों ने बोला कि 647 ईस्वी में और 725 ईस्वी तक, तो 647 से 725 ईस्वी तक उन्होंने बोला कि हमारा ये पर्वताकार राज्य उत्तराखंड में चला। ठीक है, तो लेकिन हम फिर भी मान के चलेंगे 600 से 700 ईस्वी, ध्यान रखेंगे 600 से 700 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पर्वताकार राज्य का स्थापना, ठीक है, 200 से 300 ईस्वी पूछ देगा एग्जाम में, 300 से 400 पूछ देगा, ठीक है, 600 से 700 पूछ देगा। तो 600 से 700 ईस्वी के बीच में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय एक यात्री आया था, ह्वेनसांग। ठीक है,
हर्षवर्धन के समय कौन आया था? एक यात्री आया था, ह्वेनसांग। तो यह यात्री जब कहाँ आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, तो इसने उत्तराखंड की यात्रा भी करी थी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर एक राज्य था, कौन सा? पर्वताकार राज्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? ब्रह्मपुर थी, जिसे इंद्र की नगरी भी कहा जाता था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है ब्रह्मपुर के बारे में? ठीक है, एक तो मिलेगी विरहत संहिता से, और ये विरहत संहिता के रचयिता कौन है ये आप खुद लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने कई बार बता दिया है। और दूसरी जानकारी हमें मिलती है मार्कंडेय पुराण से। तीसरी जानकारी मिलती है हमें ह्वेनसांग से। चौथी जानकारी मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्रों से और कत्यूरी जागरों से। ठीक है, तो विरहत संहिता, मार्कंडेय पुराण और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। तो ह्वेनसांग 634 ईस्वी में कहाँ आया था? यहाँ आया था हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, वैसे अगर हम भारत की बात करें ह्वेनसांग की, तो 629 ईस्वी में वो भारत आया था। अब थोड़ा सा हम पहले ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं, ह्वेनसांग था कौन? ठीक है, तो एक चीनी यात्री था। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे क्या था? एक चीनी यात्री था। और भारत ये आया क्यों था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, और इसको बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका संकलन करने के लिए इंडिया आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करता है? अध्ययन करता है। और यहाँ पर पूरे अगर हम भारत की बात करें तो 629 ईस्वी में ये इंडिया आता है, और 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। तो लगभग ये मान लीजिए 16 साल इसने इंडिया में क्या किया? भ्रमण किया, कई किताबों का संकलन किया, और उसके बाद ही वापस चाइना लौट गया। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में भी आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड, हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। तो 629 से 645 ईस्वी तक क्या करता है? ये पूरे भारत का भ्रमण करता है, और उस दौरान जब ये भ्रमण करता है तो उन भ्रमण के विषय में सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? CU की एक रचना लिखता है कौन? ह्वेनसांग एक रचना करता है। ठीक है, तो इस ह्वेनसांग की रचना का नाम क्या है? CU की। अपने भ्रमणों पर आधारित उसकी एक रचना है CU की। तो इस रचना से हमें जानकारी मिलती है इस पर्वताकार राज्य या इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में। ठीक है, तो ह्वेनसांग जब भारत आया तो उसने क्या किया? 138 देशों की यात्रा करी। ठीक है, अब भारत अपने आप में एक देश खुद ही है, उसके अंदर 138 देश कहाँ से हो गए? तो ह्वेनसांग क्या करता था? जिस छोटे राज्य में जाता था तो उसको देश काउंट करता था, अर्थात एक देश हो गया। जैसे ब्रह्मपुर में आ गया तो एक देश हो गया, कल्याण वर्मन के राज्य में चले गए यहाँ पर तो 2 देश हो गए। ठीक है, स्त्री राज्य में चले गया तो 3 देश हो गए। तो इस आधार पर ह्वेनसांग ने क्या लिखा है कि मैंने बल 138 देशों की यात्रा की है, मैंने 138 देशों की यात्रा करी है भारत में। ठीक है, और उसके आधार पर उसने एक ग्रंथ लिखा अपना CU की, उसने एक रचना लिखी। ठीक है, और इसी रचना से हमें फिर जानकारी मिलती है इस पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुर के बारे में। अब ह्वेनसांग ने इसमें लिखा क्या है? ठीक है, देखिए ह्वेनसांग ने लिखा है कि जब मैं गंगा नदी के क्षेत्र में आया तो मोयूलू से जब मैं 80 मील चला, ठीक है, तो मुझे क्या मिला? एक चारों तरफ जंगल मिले और चारों तरफ से पर्वतों से घिरा एक राज्य मिला। ठीक है, और उस राज्य को उसने नाम लिखा है पोलिकीमोपोलू। ठीक है, ये नाम नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि उसने ये नाम दिया है पोलिकीमोपोलू, लेकिन ये पूछा जा सकता है हरिद्वार का। ठीक है, मोयूलू थोड़ा छोटा भी है, सही लग रहा है। तो यहाँ पर हरिद्वार से जब मैं चला 80 मील तो मैं यहाँ पहुँच गया, इस प्रकार से उसने वर्णन किया अपना। ठीक है, किसने? ह्वेनसांग ने। उसने ऐसा नहीं लिखा है कि मैं हरिद्वार में था, करेक्ट, उसने तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है मोयूलू। और यहाँ पर ब्रह्मपुर को भी देखो उसने क्या नाम दिया है? पोलिकीमोपोलू। गोबिसाण को भी उसने देखो क्यू पी स्वंगना, इस प्रकार से नाम दिए। तो हिंदी में तो नहीं लिखा है, तो उसने ऐसा लिखा है कि मैं उत्तर की तरफ गया, मैं 80 मील यहाँ गया, 80 मील ऊपर गया। तो इस प्रकार से उसने अपनी यात्रा में लिखा है। तो उस यात्रा के आधार पर क्या किया इतिहासकारों ने? अपने निष्कर्ष दिए फिर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हरिद्वार में था ह्वेनसांग, तो ठीक है, ह्वेनसांग ने क्या लिखा है कि जब मैं मोयूलू से 80 मील उत्तर की ओर बढ़ा, तो इतिहासकारों ने अपना अनुमान लगाया कि कहाँ वो गया होगा। तो उस आधार पर अलग अलग इतिहासकारों के यहाँ पे अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग मत क्या मिलते हैं देखने को? ठीक है, जो कनिंघम जी हैं, ठीक है, कनिंघम जी ने क्या बोला कि जो ह्वेनसांग ने जिसकी बात करी है इस ब्रह्मपुर राज्य की, तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी रामगंगा के तट पर लखनपुर में है। ठीक है, एक पावेल प्राइस हैं। ठीक है, पावेल प्राइस, तो इन्होंने बोला कहाँ है? कत्यूरी घाटी में है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में बोला पावेल प्राइस ने। ठीक है, इस कत्यूरी घाटी में है। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन और एटकिंसन ने तो बिल्कुल अलग ही बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो ये क्षेत्र है ये उत्तरकाशी में था, और जो ये ब्रह्मपुर है ये उत्तरकाशी का ही प्राचीन नाम है। तो एटकिंसन और राहुल तो बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्वेनसांग
के बारे में जितनी भी हमें यहाँ पे जानकारी थी वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। तो ह्वेनसांग ने हमें जब ये चीज़ें बताई तो इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। दूसरी सबसे बात, ह्वेनसांग ने किसी भी राजा का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। उसने किसी भी राजा का जिक्र नहीं किया कि वहाँ पे कौन सा राजा था, ठीक है, उनकी उपाधि क्या थी, कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें केवल इतना पता चलता है कि उत्तराखंड में कोई पर्वताकार राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर थी, और हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से केवल हमें इतना पता चल रहा है कि ब्रह्मपुर राज्य यहाँ पर था। स्थिति का भी हमें बिल्कुल क्लियर अंदाजा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, तालेश्वर ताम्र पत्रों की, ठीक है। तालेश्वर ताम्र पत्रों के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, सुवर्ण गोत्र की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। सुवर्ण गोत्र जिसे पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था, भूटांतिक इसे राज्य कहा जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो कई बार फेसबुक में मैं देख रहा था, एक जगह मैप डाला हुआ था किसी ने, तो उसने उसकी स्थिति यहाँ पर बताई थी, कहाँ पे, सुवर्ण गोत्र की स्थिति यहाँ पर बताई थी, यहाँ पर, ठीक है। सुवर्ण गोत्र की स्थिति यहाँ पर बताई, जबकि वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा मैप हम एक बार देख लेते हैं, ये है यहाँ पर देखिए मैप, सुवर्ण गोत्र, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है किताबों में कि जो ये सुवर्ण गोत्र राज्य था ये कहाँ था, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में था, ठीक है, उत्तर में हो गया, ठीक है। लेकिन कितना उत्तर में था ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज किताबों में ये लिखी गई है कि ये जो राज्य था, सुवर्ण गोत्र राज्य था, ये हर्षवर्धन के साम्राज्य से बाहर था, अर्थात हर्षवर्धन का इस पर अधिकार नहीं था, अर्थात हर्षवर्धन के क्षेत्र में ये राज्य नहीं आता था। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसकी स्थिति कहाँ बताई है, उत्तराखंड से बाहर बताई है। अब अगर हम हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन का साम्राज्य, ठीक है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य का मेरा मैप था, ये है यहाँ पर, ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा मैप, ठीक है। तो ये देखिए हर्षवर्धन का साम्राज्य, ये पूरा ये वाला एरिया, ठीक है। तो लगभग देखिए गुजरात वाला एरिया हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये बिहार तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये एरिया है इसका, किसका, हर्षवर्धन का। तो हर्ष का राज्य देखिए कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक ही सीमित था। उत्तर भारत में राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। तो इस आधार पर देखिए इसकी जो स्थिति है, ठीक है, सुवर्ण गोत्र राज्य की, ठीक है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसको पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि कोई स्त्री यहाँ पर शासन करती थी, और ऐसा भी बताया जाता है कि ये भूटांतिक राज्य था। तो हो सकता है कि कोई भूटिया महिला यहाँ पर शासन करती होगी। तो जब यहाँ पर ह्वेनसांग आया, देखिए उसने क्या लिखा अपने यात्रा विवरण में, सुफल नकू तलो। तो ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, तो सुफल नकू तलो उसने यहाँ पर इसको नाम दिया है। बाकी और लोकेशन तो आपको पता ही होगी, देखिए कालकूट, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही रखा है, गोविषण यहाँ पर था, ठीक है, पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुरी हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, और ये मतिपुर, ठीक है, ये लगभग बिजनौर वाले एरिया को यहाँ पर मतिपुर माना गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं एक चीज़, गोविषाण, ठीक है। जो ये गोविषाण वाला क्षेत्र था, ये काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत वाला जो टोटल एरिया था, तो उसको मिलाकर गोविषाण उस समय माना जाता था, ठीक है। तो हो सकता है प्रश्न बन जाए कि गोविषाण में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत, हो सकता है एक जगह ऑप्शन में बिजनौर वाला भाग दे दे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, ब्रह्मपुर में थे हम, ब्रह्मपुर में, और ये पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुर में हमने ह्वेनसांग तक देख लिया। 634 ईस्वी में ह्वेनसांग यहाँ उत्तराखंड आया था, हरिद्वार भी आया था 634 में। और अब हम बात करेंगे तालेश्वर ताम्रपत्रों के बारे में, लेकिन उससे पहले फैक्ट लिख लेते हैं थोड़ा।